आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 7 गलतियों की या यूं कह लें उन 7 रेड फ्लैग्स की जिसको कि प्रत्येक इन्वेस्टर्स को जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको ये जानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये 7 गलतियां या 7 रेड फ्लैग्स जरूरी नहीं है। ये उनके लिए भी जरूरी है सो दैट आगे वो इस बात से सीख ले सकें। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो या आपको ये लगा हो कि कुछ ऐसी जानकारियाँ जो पहले आपको पता नहीं थी या आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या आपको ये वीडियो ही पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो अपने व्यूअर्स को इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि वो कमेंट बॉक्स में जाकर यस या नो लिखें, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं जो अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाया करता हूं, क्या उसमें दी गई जानकारी या उसमें दी गई कंटेंट हमारे व्यूअर्स के लिए यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। सबसे पहली गलती है कि आपने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो जिसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर था। अब जनाब, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की जब बातें करते हैं तो परफॉर्मेंस सामान्य तौर पे 3 तरह से देखा जा सकता है: एनुअल रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न। या यदि एसआईपी की बातें करें तो XIRR भी कर सकते हैं उसको। लेकिन सवाल ये है कि परफॉर्मेंस आप एनुअल देखें, ट्रेलिंग रिटर्न देखें या रोलिंग रिटर्न देखें, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस आखिर किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप एनुअल रिटर्न की बातें कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों का एनुअल रिटर्न देख रहे हैं 2016 से लेकर 2025 तक की या 2015 से लेकर 2024 तक की, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फंड ने पिछले 10 वर्षों में 2 बार नेगेटिव रिटर्न दिया हो। इसका मतलब नहीं वो पुअर परफॉर्मेंस है। हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी वर्ष उन्होंने नेगेटिव रिटर्न ना दिया हो। इसका ये मतलब नहीं उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बिकॉज कि परफॉर्मेंस हमेशा उसके बेंचमार्क या उस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से देखा जा सकता है। और यदि आपको लगे कि आपका फंड उसके बेंचमार्क या उस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न पुअर है। तो एक बार रिटर्न खराब आ जाए, 2 बार खराब आ जाए, हर बार अच्छा हो, लेकिन ये अच्छा और बुरा तब तक पता नहीं चलता है जब तक उसको किसी बेंचमार्क से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इसका कंपेयर करने का जो स्टिक्स है वो उसका बेंचमार्क, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का बेंचमार्क और उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एवरेज रिटर्न, ये लगातार उसको अंडर परफॉर्म यदि कर रहा है तो निश्चित रूप से उस फंड से आपको बचना चाहिए। दूसरा फ्लैग है हाई एक्सपेंसेस रेशियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस रेशियो का इम्पैक्ट, यानी जो खर्चे होते हैं एमसीज के, उसका इम्पैक्ट उस फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। अब यदि इसकी बातें करें हाई और लो क्या है, हाई और लो जैसे बताया हमने, ये अगेन डिपेंड करता है, किसी से कंपेयर करेंगे तभी मालूम होगा। आइसोलेशन में ऊंचा या नीचे, अधिक या कम कुछ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लार्ज कैप सेगमेंट की यदि बातें करते हैं तो लार्ज कैप सेगमेंट में आज के दिन में कुल 37 फंड हैं और उन 37 फंड का जो एवरेज रेगुलर प्लान का जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है ये 2.05% है। अब इन 37 फंड में से 17 फंड ऐसे हैं जिनका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 2.05% से अधिक है। इसका मतलब कि यदि इन 17 फंड में से कोई फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है तो निश्चित रूप से उसका एक्सपेंसेस रेशियो अधिक है, बिकॉज ये उसका बेंचमार्क जो उस कैटेगरी का एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है उससे अधिक है। दूसरा चीज़, एक और ध्यान देने वाले बातें हैं कि एक्सपेंसेस रेशियो की बातें जब करते हैं तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो हमेशा अधिक होते हैं, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं। तो निश्चित रूप से डायरेक्ट प्लान का जो परफॉर्मेंस होगा उसी फंड के रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक होगा। तो दो चीज़ें, एक तो आप देख लें रेगुलर हो या डायरेक्ट हो, हाई टोटल एक्सपेंसेस रेशियो किसका है, किसका एवरेज से किसका अधिक है, उसके हिसाब से कंपेयर करके अपना प्रूडेंस के हिसाब से तय करें कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और दूसरा, यदि रेगुलर प्लान है तो निश्चित रूप से यदि फंड भी अच्छा है और रेगुलर प्लान है तो यदि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। हालांकि ये निर्णय आपके प्रूडेंस लेवल पे डिपेंड करता है।
तीसरा रेड फ्लैग है फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो चर्न। हालांकि ये चर्न वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल लगता होगा, सीधे साफ शब्दों में यदि इसको बताऊं तो जिस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसके पोर्टफोलियो में यदि बाइंग और सेलिंग फ्रिक्वेंट वे में होता है, यानी 20-30 स्टॉक्स यदि हैं तो बार बार उस स्टॉक्स को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि ये आपको कैसे मालूम होगा इसमें फ्रिक्वेंट चर्निंग है या नहीं है, यानी फ्रिक्वेंट बाय और सेल का स्टॉक्स फंड मैनेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जनाब ये एक इंडिकेटर से मालूम होता है जिसको पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो करते हैं। तो जिसका जितना अधिक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो उसमें उतना अधिक चर्निंग, यानी उसमें उतना फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग। और जब भी फ्रिक्वेंट चर्निंग होगा या फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग होता है जनाब उसमें कॉस्ट भी लगता है, उसमें टैक्सेस भी लगते हैं और बार बार खरीदने और बेचने से उस पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, यानी वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ध्यान रखें कि जिसका अधिक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर यदि अधिक कम की यदि बातें करें तो फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट का आपको देखना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो टर्नओवर कितना है, उसके कंपैरिजन में जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना है और उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। चौथा रेड फ्लैग है कंसंट्रेटेड होल्डिंग, यानी यदि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की यदि पोर्टफोलियो देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें 10-15 स्टॉक्स ही हों और उसी 10-15 स्टॉक्स में पूरा इन्वेस्टमेंट आपका हो। यदि ऐसा है तो इस केस में डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। और म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही मान के चलते हैं कि डाइवर्सिफाइड होता है इसमें, जबकि स्टॉक्स में हम डाइवर्सिफाई करने के लिए हर एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में यदि डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो एक ही फंड में जाके अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हम 50-100 स्टॉक्स ले लें। एवरेज जो लार्ज कैप में स्टॉक का नंबर होता है वो 30 होता है। यदि 30 से कम यदि है, 30 से कम का मतलब 29 नहीं, 30 से यदि कंसिडरेबली काफ़ी कम है तो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन कम होगा, यानी कंसंट्रेटेड होल्डिंग अधिक होगी। और यदि 50-60 स्टॉक हैं इसका मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। तो जनाब ना आपको कंसंट्रेटेड होल्डिंग रखनी है ना आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आपको 30, 32, 25 के आसपास यदि स्टॉक्स है तो माना जाता है कि ये ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन है। तो इन बातों का ध्यान रखें यदि आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंट चेंज इन फंड मैनेजर, जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टेड हैं उसको देखिए कि उसका फंड मैनेजर कितने दिनों से इस फंड को संभाल रहा है। यदि वो लंबे समय से संभाल रहा है इसका मतलब उसकी कोई स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से अपने फंड को वो मैनेज कर रहा है। यदि फ्रीक्वेंट चेंज होता है, बिकॉज होता क्या है कि हर फंड मैनेजर का, हर इंडिविजुअल्स का परसेप्शंस अलग अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बनाते हैं। और यदि बार बार यदि फंड मैनेजर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि मेरा स्ट्रेटजी कुछ और रहा होगा, आने वाला का कुछ और रहा होगा, उसके बाद जो आएगा कुछ और होगा। सो यदि फ्रीक्वेंट चेंज होता है तो वैसे फंड्स को आपको अवॉइड करना ही चाहिए, बिकॉज यदि फ्रीक्वेंट चेंज फंड मैनेजर में होगा तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बार बार चेंज होगा और निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यदि बार बार चेंज होगी तो बेहतर परफॉर्मेंस वो फंड नहीं दे पाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखें यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ओवर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, अभी हमने चर्चा की फंड मैनेजर यदि बार बार चेंज होता है तो स्ट्रेटजी चेंज होती है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस फंड की जो भी, मान लीजिए फंड मैनेजर बहुत सालों से उस फंड को संभाल रहा है और उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। यदि ये ओवर कॉम्प्लेक्स है तो जनाब मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। और यदि किसी फंड की स्ट्रेटजी मुझे यदि समझ में नहीं आएगी हम उसको अपने फाइनेंशियल गोल से किस तरह से अलाइन कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि वैसे फंड को सेलेक्ट करें जो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि वो आसानी से समझ में आएगा तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को आसानी से उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। अभी हमने देखा, मैं फ़ंड का नाम बताना नहीं चाहता हूँ, एक NFO आया हुआ है उसके बारे में पढ़ रहा था तो देखा कि उसकी स्ट्रेटजी इतनी टेक्निकल, इतनी कम्प्लेक्स है कि आम इन्वेस्टर्स को इसके बारे में समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जनाब परफॉर्म तो जब करेगा तब करेगा। लेकिन अभी मैं यदि उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो अपने फाइनेंशियल गोल को उसके साथ अलाइन कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है और ये आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा। सो वैसे फंड को सेलेक्ट करें जिसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काफ़ी आसान हो, सिंपल हो, जो आपको समझ में आ सके। सातवां रेड फ्लैग्स है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी के नियमों के हिसाब से हर म्यूचुअल फंड को पीरियडिकली अपना पोर्टफोलियो को डिस्क्लोज करना होता है। यदि पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर
वेग हो या उसके रिस्क फैक्टर के बारे में स्पष्ट राय ना दी गई हो, तो आप उस फंड के बारे में 2 बार सोचें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, और जिस भी एसेट्स में, जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है। फ्रेंड्स, ये 7 रेड फ्लैग्स बताए हमने। ये कोई मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है कि ये 7 ही हो सकते हैं, 8 नहीं हो सकते, कुछ और भी हो सकते हैं। हालांकि हमने भरसक कोशिश की है कि जो जो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं उसको मैं यहाँ कवर करूँ। इसके अलावा यदि कोई और फ्लैग्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, सो दैट कि आने वाले वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर सकूँ। ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड पे कोई क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं, और इस वीडियो में दिए गए विचार मेरे अपने विचार हैं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप सहमत हैं तो भी ठीक है, और असहमत हैं वो भी ठीक है, बिकॉज हर इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग अलग होता है। इसलिए निर्णय आप अपने विवेक के हिसाब से लें। थैंक यू।